बच्चों, आज हम अगले चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे और वो चैप्टर है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान जो है वो भारत का एक बड़ा भूभाग और विस्तृत क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। समतल मैदान होने के कारण ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या आर्थिक दृष्टि से हो, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए समुद्र तटीय मैदान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जहाँ पर समुद्र का जल जमीन में मिलता है वो तट कहलाता है। समुद्र का जल जमीन पर मिलता है वह क्षेत्र तट कहलाता है। यह जो भूभाग है विशाल समुद्र और रेतीला जो भाग होता है जमीन का, उस भाग तक यह फैला हुआ है। कहीं कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र भी, कई ऐसे क्षेत्र है समुद्र तटीय मैदान का जहां पर पहाड़ी क्षेत्र भी समुद्र का जल या उनके लहरें उस पर प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से समुद्र तटीय जो मैदान है एक सक्रेनुमा आकृति का मैदान होता है। इस मैदान का जो क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ देखते हैं, जैसे कि एक तरफ पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरी तरफ पूर्वी तटीय मैदान प्राप्त होता है इसमें। तो इसके बाद में इसका विस्तार जो क्षेत्र है समुद्र तटीय मैदान का विस्तार क्षेत्र कहां से कहां तक के फैला हुआ है। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, वहां से जैसे ही दक्षिण की ओर आते हैं तो दक्षिण की ओर अरब सागर से लगा हुआ ये भूभाग दिखाई दे रहा है और वो कुमारी अंतरिक्ष तक, कन्याकुमारी तक के इसका विस्तार फैला हुआ है। इसमें कई बंदरगाह जैसे कि मुंबई बंदरगाह है और इसके साथ ही कई जो राज्य केरल है, कर्नाटक है, ऐसे क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। इसका जो विस्तार देखा जाता है तो बिल्कुल सक्रिय नुमा है और कम चौड़ाई वाला क्षेत्र है। दूसरे तरफ इसके जाते हैं वो है पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारत का जो भूभाग है समुद्र तटीय मैदान, उसका निर्माण हुआ है। इसकी उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं। समुद्र तटीय मैदान के उत्पत्ति के बहुत सारे कारण, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति के कारण। पहला है भूगर्भिक शक्ति और हलचल के कारण। भूगर्भिक हलचल होते रहता है कई प्रकार के। उस भूगर्भिक हलचल के कारण स्थल जो भाग है, स्थल भाग डूब जाता है। इन भूगर्भिक हलचल या उनकी शक्तियों के कारण कुछ स्थल भाग है वो डूब जाता है, जिसको निमज्जन कहा जाता है। और इसी प्रकार से कुछ भाग जो है समुद्र का वो ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उड़ जाने के कारण ऐसे स्थान को उन्मज्जन कहा जाता है। तो ये भूगर्भिक हलचल के कारण समुद्र तटीय मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा जो है अवसाद का जमाव। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद कई वर्षों तक के उस समुद्र में जमा होते जाता है और धीरे धीरे उस अवसाद के जमाव के कारण ये समुद्र तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है। फिर तीसरा जो इसके उत्पत्ति का कारण है वो जल स्तर में बदलाव। कई बार ऐसा देखा जाता है कि समुद्र का जो जल है उसमें बदलाव होते रहता है। कई बार इनकी लहरें या तरंगे में परिवर्तन होते रहता है। कई बार हवाओं की गति के कारण इसका जल स्तर है वो परिवर्तित होते रहता है। तो इस प्रकार से
उत्पत्ति के आधार पर समुद्र तटीय मैदान का जो निर्माण हमारे भारतवर्ष में प्रायद्वीपीय पठार के दोनों छोर में, पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र है, ये दो जो भूभाग है बहुत उपजाऊ वाला क्षेत्र है। तो इसके बाद में हम दो भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर अरब सागर और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, अरब सागर और पश्चिमी घाट की जो भूमि आती है उस भूमि को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका जो चौड़ाई 60 किलोमीटर के अंतर्गत है और इसका जो क्षेत्र आता है कच्छ सह्याद्री पर्वत केरल होते हुए यहाँ पर कन्याकुमारी तक के इसका क्षेत्र आता है पश्चिमी तटीय मैदान का क्षेत्र। इसमें कई नदियां प्रवाहित होती है, जैसे कि नर्मदा है और ताप्ती है। पश्चिमी तटीय मैदान की जो प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है वो है नर्मदा और ताप्ती। पश्चिमी तटीय मैदान का जो क्षेत्र है तीव्र ढाल होता है। तीव्र ढाल होने के कारण इन नदियों के द्वारा लाए अवसाद को नदी दूर तक सागर में इसको ढकेल देती है और दूर सागर तक के उस अवसाद का जमाव होते रहता है। इस जमाव को एस्चुरी बोला जाता है। अधिकांश जो देखा जाता है तो पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तेज गति, तीव्र ढाल, सक्रिय जो भूमि, इसके कारण ये अवसाद को तेजी के साथ में समुद्र की गहराइयों तक के ढकेल देता है। हमेशा इस पश्चिमी तटीय का जो मुहावना है वो खुला रहता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी तटीय मैदान का जो क्षेत्र समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। दूसरा जो आता है वो आता है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार 160 किलोमीटर से इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर तक है। ये सक्रिय भूभाग है और ये एक चौड़ा और मंद ढाल वाला भूमि है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई जो क्षेत्र है और कृष्णा महानदी, गोदावरी, कावेरी ऐसे भागों से होते हुए ये अंत में कन्याकुमारी तक के आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से पूर्वी तटीय जो मैदान, पूर्वी तटीय मैदान का जो नदियां हैं ये मंद ढाल वाला होती है। इसके कारण ये अवसाद को समुद्र के तटीय क्षेत्र पर ला लाकर इनका वेग कम हो जाता है। तो समुद्र तटीय क्षेत्र पर ला लाकर अवसाद को जमा करते जाती है और उस जमाव के कारण, उस अवसाद का जमाव के कारण इसका जो क्षेत्र है वो स्थान, यहाँ की जो नदियां दो भागों में बढ़ जाती है जिसको डेल्टा कहा जाता है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए हुए अवसाद के जमाव के कारण समुद्री जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र हो, चाहे इस तरफ कृष्णा हो या कावेरी हो। तो ये क्षेत्र पूर्वी जो तटीय मैदान का विस्तार हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन क्षेत्रों में समुद्र तटीय क्षेत्र जो है ये व्यापारिक केंद्र के रूप में यहाँ पर कई बंदरगाह जैसे कि विशाखापट्टनम है, तिरुवनंतपुरम है और चेन्नई है, कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, तारादीप है, ऐसे कई जो क्षेत्र प्रमुख बंदरगाह के रूप में दोनों क्षेत्र में पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र और पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र तटीय मैदान में आता है।
इसके बाद में हम समुद्र तटीय मैदान की आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। हमारे भारत में समुद्र तटीय मैदान है तो उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वो स्थान है पहला, नदियों के द्वारा लाए हुए अवसाद के जमाव के कारण ये जो भूभाग है समुद्र तटीय मैदान है सबसे ज्यादा उपजाऊ, और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर चावल गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। चावल गन्ने की खेती के साथ साथ कुछ ऐसे स्थान है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है या कुछ ढलान वाला क्षेत्र है, वहां पर जो है मसाले की खेती और चाय की खेती, चाय के बागान के रूप में केले की खेती, इस प्रकार से बहुत सारे खेती इन तटवर्ती क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण, सबसे ज्यादा उर्वरक भूमि होने के कारण ये जो स्थान है महत्वपूर्ण है। दूसरा जो आता है, समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नमक का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज्यादा किया जाता है। नमक का खेती के रूप में यहाँ कार्य करते हैं, यहाँ को लोगों को रोजगार जो प्राप्त होता है नमक समुद्र से इकट्ठा करके, उस नमक को एक व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो महत्व है इसका वो है मछली पालन। यहाँ पर दूर दूर तक के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, और ये मत्स्य उद्योग या मछली पालन या मछली पकड़ने का सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र भी माना जाता है, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसके बाद में फिर आता है इसका अगला जो महत्व है, ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक व्यापार, यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह स्थित है, जैसे अभी आपको बताया गया था कि मुंबई है, कांडला बंदरगाह है, और विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, ऐसे प्रमुख बड़े बड़े बंदरगाह है जहाँ पर एक देश से दूसरे देश का व्यापार या एक देश से दूसरे देश का जो माल है वो बड़े बड़े जलयान के जो जहाज है उनके माध्यम से यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में ये स्थान जो है खनिज के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज संपदा से भी ये भरा पड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर भी प्राप्त होता है, जैसे कि मोनोजाइट है, सिरकान वगैरह है, सिलिकेटॉन है, तो ऐसे बहुत सारे खनिज भी इस क्षेत्र में प्राप्त होते रहता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है खनिज तेल का भी प्रमुख केंद्र है। पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में देखते हैं तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, और यहाँ पर मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। इस प्रकार से बहुत खनिज तेल यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारा भारत भी कुछ हद तक के खनिज तेल के लिए आत्मनिर्भर हो गया है। इस तरफ भी डेल्टाई जो भाग है, कृष्णा और महानदी गोदावरी का भी क्षेत्र है जहाँ पर आज रिसर्च किया जा रहा है, वहाँ पर खोज किया जा रहा है खनिज तेल का। तो समुद्र तटीय मैदान खनिज तेल की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्यटन स्थल यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसे कि जो है महाबलेश्वर वगैरह है, और कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, ऐसे कई जो दर्शनीय स्थल है जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इस दृष्टि से भी ये समुद्र तटीय मैदान लाभप्रद है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में समुद्र तटीय मैदान समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा हुआ है।
प्राकृतिक सौंदर्य, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होने के कारण मानव जीवन का यहाँ पर एकत्रित होना स्वाभाविक है। इस स्थान पर देखा जाता है तो लाखों लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। तो इस प्रकार से समुद्र तटीय मैदान हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगले चैप्टर में फिर आगे का जो अध्याय है उसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद।